नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और नई साल की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें दोस्तों और ये मान के चलो कि हमारा नए साल में प्रवेश हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपके लिए कुछ बिंदु लेके आया हूं, तो उन बिंदुओं को थोड़ा सा आप ध्यान रखें और उसी कड़ी में अपन आगे बढ़ रहे हैं। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम का जो यूट्यूब चैनल है, इस पर रेगुलर लाइव क्लासेज होती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक पोर्शन है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। कौन सा है मेरे भाई? स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। और मेरा नाम रावल मीना है दोस्तों मैं 2 साल से साइंस एंड टेक में लगातार पढ़ा रहा हूँ और 10,000 प्लस स्टूडेंटों को अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ। एक्सपर्ट इन एग्जाम प्लानिंग इंस्टीट्यूट। बात यहाँ तक क्लियर है। हम जो जुड़े हुए हैं अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जुड़े हुए हैं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी का जिन लोगों के पास क्या फायदे होते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के प्लस के बता रहा हूँ। एक तो लाइव क्लास मिलेगी, एक टेस्ट सीरीज मिलता है, एक डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलता है, एक दोस्तों कवरफुल सिलेबस मिलता है। ये अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको प्राप्त होते हैं। ये सारी चीजें लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, कवरफुल सिलेबस और अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम का क्या है दोस्तों, यूट्यूब चैनल है। ठीक है, अब चलते हैं अपन इस कड़ी में आगे कि प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सभी एडुकेटर के द्वारा लाइव कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। एडुकेटर परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं, कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। वीकली एमसीक्यू होते से आप अपनी क्षमता से जा सकते हैं। सभी प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग क्लासेज होती है। प्लस कोर्स में समझने के लिए आकर्षक तरीके एडुकेटर अपनाते हैं। डाउनलोड भी, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हो और प्रॉपर गाइडेंस ये चीज भी आपको मिलेगी। तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं मेरे भाई, ये सारी चीजें आपको एक साथ में मिलने वाली हैं। और अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, जब देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। तो आपके हाथ में जो मोबाइल है, जो झुंझुना है, इसके अंदर अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखना है, उसको आप इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद प्लस पे, स्टेट पीएससी पे और गेट सब्सक्रिप्शन आपको क्लिक करना है। और करने के बाद 1 मंथ 1400, 12 मंथ 24 मंथ, यहाँ पर मुझे रेफरल कोड डालना है और मेरा रेफरल कोड है दोस्तों रावल10, जिसको आप अप्लाई करें और अप्लाई करने 12 महीने का 6300 का और 24 महीनों का 7560 रुपए का मिलता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो चीज है आपको इसी तरीके से ध्यान में रखनी है और इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, मतलब यूज रेफरल कोड, आपको क्या करना है कि मेरा रेफरल कोड यूज करना है, जिससे आपको सीधा सीधा क्या मिलेगा दोस्तों, 10% का क्या मिलेगा मेरे भाई, ऑफ मिलेगा। जिसके अंदर मेरा रेफरल कोड है रावल10। आप स्पेशल क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं और प्लस क्लास के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एग्जाम को आसानी से, आपको इस क्लास को मैं देखने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज करें, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है मेरे भाई, बात हो गई क्लियर। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम का जो चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले बेल आइकन आपको दबाने हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और पीडीएफ को आपको क्या करना है दोस्तों, डाउनलोड करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अपन चर्चा करेंगे कुछ आज बेसिक्स, कुछ मेन इम्पैक्ट मतलब विशेष बिंदु आपके लिए लेके आया हूँ और उन विशेष बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, बहुत अच्छे तरीके से अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए, वेसोप्रोसिव एंटी डायूरेटिक हार्मोन, आप ध्यान से सुना, मैंने एक हार्मोन के बारे में बताया था, एडीएच हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन। दो हार्मोन है, मतलब एक ही हार्मोन है। ये हार्मोन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो सुनो। ये हार्मोन मूत्र के सांद्रण का कार्य करता है। सबसे पहले वेसोप्रोसिन के अल्प सीक्रेशन से मूत्र की मात्रा तथा तनुता बढ़ जाती है। ध्यान सुनना, यह हार्मोन मूत्र के सांद्रण पर कार्य करता है और वेसोप्रेसिन के अल्प सीक्रेशन से मूत्र की मात्रा तथा तनुता बढ़ जाती है। यह स्थिति डायूरिसिस या पॉलीयूरिया अथवा डायबिटीज इंसिपिडिस कहलाती है। हमारे इसमें शरीर का निर्जलीकरण होता है। बात को समझे कि इस हार्मोन का काम होता है मूत्र को सांद्रण करना, कंसंट्रेट करना। अब इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, मूत्र की मात्रा तनुता या डालुता बढ़ जाती है।
उसे कहते हैं डाईयूरिया या पॉलीयूरिया, अथवा इसे कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, डायबिटीज इंसिपिडिस कहते हैं। और इससे शरीर का क्या हो जाता है, निर्जलीकरण होता है, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है। बात क्लियर होगी। अच्छा, तो इस पॉइंट को आप समझे, इसे क्या कहते हैं, शरीर का क्या होगा, इसमें निर्जलीकरण होगा, ये बात आप ध्यान रखिए, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और लगातार व्यक्ति को पेशाब आता है, बार बार पेशाब आता है, और इसे डायबिटीज इंसिपिडिस कहते हैं। और एक होता है डायबिटीज मेलिटस, वो जो मेलिटस होता है ना, वो इंसुलिन के कारण होता है। इंसिपिडिस जो होता है मेरे भाई, वो एडीएच हार्मोन के कारण होता है, वो वैसोप्रेसिव हार्मोन के कारण होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। देन इसके बाद इसके उपचार के लिए कृत्रिम एडीएच का उपयोग करते हैं, जिसे पिट्रेसिन कहा जाता है। इसके उपचार के लिए कृत्रिम एडीएच का एंटी डायरेटिक का उपयोग करते हैं, जिसे पिट्रेसिन कहा जाता है। एडीएच को क्या कहा जाता है मेरे भाई, पिट्रेसिन कहा जाता है। कौन सा है मेरे भाई, ये पिट्रेसिन है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसके उपचार के लिए कृत्रिम एडीएच का प्रयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पिट्रेसिन कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, बात क्लियर हो गई। चलो यहां तक बात क्लियर हुई, अगले पॉइंट पर अपन चलते हैं। इसके बाद दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। देखो ये क्वेश्चन में ये पॉइंट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके पटवारी में, इसलिए मैं आपको एक पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। ऑक्सीटोसिन ये हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है तथा उनके संकुचन को प्रेरित करता है। हमारे शरीर की जो चिकनी पेशियां होती है, कौन सी पेशियां मेरे भाई, चिकनी पेशियां जो होती हैं उन पर कार्य करता है तथा उनके संकुचन को क्या करता है दोस्तों, प्रेरित करता है। और मादाओं में यह लेबर पेन के समय गर्भाशय पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है। इसे जन्म का हार्मोन भी कहते हैं, मतलब इसे हम क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। कि महिलाओं में लेबर पेन के समय यह हार्मोन पूर्णतः कार्य करता है, क्योंकि चिकनी पेशियों पर होता है, इसलिए इसे बर्थ का हार्मोन या जन्म का हार्मोन या प्रसव पीड़ा हार्मोन, ऐसे बहुत से नामों से सुसज्जित किया जाता है। और ये बहुत ही जबरदस्त हार्मोन है मेरे भाई, और ये हार्मोन कुत्तों में भी पाया जाता है। ध्यान रखना कि ये जो हार्मोन है, ये कुत्तों में भी पाया जाता है और इंसानों में भी पाया जाता है। सेम तरीके से कार्य करने वाला हार्मोन होता है, इंसान और कुत्ते दोनों में बराबर पाया जाता है, इसलिए इंसान की इक्वलिटी कुत्ते से की जाती है। शिशु के जन्म के बाद ये स्त्रियों की दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध को प्रेरित करता है, तो इसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं। इस ऑक्सीटोसिन को मेरे भाई मिल्क स्क्रेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, कि ये दूध का निष्कासन के लिए, मिल्क स्क्रेटिंग के लिए भी कार्य करता है, इसलिए इस हार्मोन को क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी कहते हैं। ये एक जबरदस्त हार्मोन है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, ऑक्सीटोसिन या मिल्क स्क्रेटिंग, ऐसे नामों से इसको क्या किया गया है मेरे भाई, सुसज्जित किया गया। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि ये हार्मोन कौन सा है। इसे मेरे भाई भावनाओं का हार्मोन भी कहते हैं, इसे भाई, इसे फीलिंग्स कहते हैं, इसे लव कहते हैं, इसे बहुत सारे नाम देते हैं मेरे भाई। और ये तो लेबर पेन हो गया, बर्थ हो गया, मिल्क स्क्रेटिंग हो गया, इतने सारे नाम है। और मेरे भाई ये एक स्टेरॉइड भी है, जो सेक्स वगैरह की जो टेबलेट्स आती हैं, उनके अंदर भी ऑक्सीटोसिन का क्या होता है दोस्तों, लेवल होता है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट, और सुनो, गाय भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। गाय, जो गाय होती है, भैंस होती है, जो दूध नहीं देती, नाटक करती है, नाटक करने से मतलब दूध नहीं देती है, उनके अंदर भी इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि दूध स्त्रावित करने के लिए कार्य करता है, और जानवर आसानी से दूध देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात कतई भी नहीं होती है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट, माँ और शिशु के बीच देखभाल, वात्सल्य एवं मानवीय संबंधों को गढ़ने में ऑक्सीटोसिन की प्रमुख भूमिका होती है। इसे आलिंगन या प्रेम का हार्मोन भी कहते हैं। बिल्कुल, इसे इतने सारे लव का हार्मोन, प्रेम का हार्मोन, या फिर इसे भावनाओं का हार्मोन, या इसे गर्भपात का हार्मोन भी कहते हैं। जो गर्भपात कराया जाता है महिलाओं का, जब गर्भपात कराया जाता है, जो बच्चे को नष्ट किया जाता है, उस समय भी मेरे भाई किसका प्रयोग करते हैं, हम ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करते हैं। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा ही हम गर्भपात जैसी क्रियाओं को क्या देते हैं दोस्तों, अंजाम देते हैं। इस बात को आप क्लियरली ध्यान में रखें। गर्भपात जैसे किए जाते हैं, तो ये कौन सा हार्मोन है मेरे भाई, ऑक्सीटोसिन है। इस बात को आप क्लियर ध्यान रखना। इसे आलिंगन या प्रेम का हार्मोन भी कहते हैं। माँ और शिशु के बीच देखभाल, वात्सल्य, मानवीय संबंधों को गढ़ने में ऑक्सीटोसिन की प्रमुख भूमिका होती है। इसे आलिंगन या प्रेम हार्मोन भी कहते हैं। बात क्लियर होगी।
जैसे गर्भपात, प्रेम या इतने सारे नामों से इसको क्या किया जाता है, सुसज्जित किया जाता है। ठीक है मेरे भाई। और इस हार्मोन को 2017 के अंदर एक विवाद भी हुआ था इस हार्मोन को लेके कि साहब इस हार्मोन को तो सेक्स वगैरह की जो टेबलेट्स होती है उनके अंदर इस हार्मोन की मात्रा को क्या कर दिया गया, क्वांटिटी को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। इनकी मात्रा को क्या कर दिया गया दोस्तों, कम कर दिया गया। और कम करने का सिर्फ एक ही कारण रहा था कि इनका क्या हो रहा था, दुरुपयोग हो रहा। दुरुपयोग को कम करने के लिए ऐसे कार्य किए जाते हैं। अब एक होता है विरिलिज्म। विरिलिज्म क्या है मेरे भाई, इसको समझें। विरिलिज्म क्या होते हैं, विरिलिज्म महिलाओं में पुरुषों के लक्षण। विरिलिज्म का मतलब है कि महिलाओं में पुरुषों के लक्षण, जैसे भारी आवाज, दाढ़ी मूछें बढ़ना का प्रकट होना। बताइए विरिलिज्म क्या होता है, कि महिलाओं में पुरुषों के लक्षण जैसे भारी आवाज होना, दाढ़ी मूछें आना, बढ़ना, प्रकट होना, विरिलिज्म यह महिलाओं में एंड्रोजन्स के अति सीक्रेशन का दुष्परिणाम होता है। विरिलिज्म का मतलब समझो, ये महिलाओं में पुरुषोचित लक्षण जैसे भारी आवाज, दाढ़ी मूछ बढ़ने का प्रकट होना विरिलिज्म कहलाता है। ये महिलाओं में एंड्रोजन के अधिक सीक्रेशन का दुष्परिणाम होता है जिसके कारण ये उत्पन्न होता है। ठीक है, तो विरिलिज्म में क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन के हाइपर सीक्रेशन के कारण ये उत्पन्न होता है। गायनेकोमास्टिया, गायनेकोमास्टिया की जब हम बात करते हैं, गायनेकोमास्टिया की जब हम चर्चा करते हैं तो इसके अंदर कौन सा होता है, पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण जैसे तीखी आवाज, दुग्ध ग्रंथियों का विकास का प्रकट होना गायनेकोमास्टिया कहलाता है। ये पुरुषों में एस्ट्रोजन के हाइपर सिक्रेशन का दुष्परिणाम होता है। ये पुरुषों में एस्ट्रोजन के हाइपर सिक्रेशन का दुष्प्रभाव होता है। मतलब गायनेकोमास्टिया क्या होता है, देखो विरिलिज्म का मतलब होता है महिलाओं में पुरुषों के लक्षण, और गायनेकोमास्टिया का मतलब होता है पुरुषों में महिलाओं के लक्षण। तो सीधी सा एक दूसरे के अपोजिट है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है मेरे भाई, वो एक दूसरे के अपोजिट है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात कतई भी नहीं है। पुरुषों में महिलाओं के, महिलाओं में पुरुषों के, तो कोई ज्यादा समस्या वाली बात है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ऐसा कर लेते हैं। ठीक है भाई। अगला एक होता है हाशीमाटो रोग। आप इस चीज को समझें कि हाशीमाटो डिजीज क्या होती है। बेटा आनुवंशिक कारणों जैसे लिंग हार्मोन, आयोडीन के अत्यधिक सेवन तथा संक्रमण आदि के कारण थायराइड ग्रंथि से सीक्रेट हार्मोन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि शरीर का इम्यून सिस्टम शरीर के पदार्थ न मानकर विष पदार्थ या बाहरी एंटीजन मानने लगता है। परिणाम स्वरूप शरीर में ऐसे एंटीबॉडी बनने लगते हैं जो इन हार्मोन्स के साथ साथ थायराइड ग्रंथि को भी नष्ट कर देते हैं, और उसे ही क्या कहते हैं, हाशीमाटो रोग। बेटा सीधी सी बात है कि आनुवंशिक कारणों से जो सेक्स हार्मोन है और आयोडीन के अत्यधिक सेवन तथा संक्रमण के कारण जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित जो हार्मोन होता है थायरोक्सिन, वो इतना ज्यादा इफेक्टेबल हो जाता है, वो हार्मोन इतना ज्यादा इफेक्टेबल हो जाता है, उसकी मात्रा इतनी कम हो जाती है कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। और उस जो आयोडीन की कमी, शाम चीज को समझना, जो आयोडीन की कमी हुई है उस आयोडीन की कमी से गलगंड और घेंगा रोग हो जाता है। अब ये रोग लंबे समय तक संक्रमण बढ़ता गया, संक्रमण बढ़ता गया, एक लंबे समय तक यदि रह गया, चीज को समझना, यदि ये संक्रमण लंबे समय तक रह गया तो ये क्या करता है कि हमारे शरीर के पदार्थों को एंटीजन मानने लगता है, और एंटीजन मानने के साथ साथ इतने सारे एंटीबॉडी बन जाते हैं, और जो एंटीबॉडी होते हैं वो थायराइड ग्रंथि को ही नष्ट कर देते हैं। वो क्या करते हैं मेरे भाई, जो थायराइड ग्रंथि है उसी को क्या कर देते हैं दोस्तों, नष्ट कर देते हैं। थायराइड ग्रंथि को क्या कर देते हैं दोस्तों, नष्ट कर देते हैं। इस बात को आप ध्यान, थायराइड ग्रंथि को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और जब थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है उसे कहते हैं हाशीमाटो रोग। एक बात और मैं बता दूं दोस्तों कि जो हाशीमाटो रोग जो है या फिर ये जो रोग है गलगंड या घेंगा जो रोग है, ये वर्तमान में बहुत कम पाया जाता है। वैसे महिलाओं में ही ज्यादा पाया जाता है रोग, ये ध्यान रखना कि ये जो रोग है महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। पहली बात तो ध्यान रखना कि ये जो रोग है महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, पहली बात तो इस चीज को ध्यान रखो। ठीक है साहब, किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, पहली बात तो महिलाओं में ज्यादा पाया जाएगा। नंबर दो, नंबर दूसरी में बात कर रहा हूँ, पहली बात तो महिलाओं में ज्यादा, और दूसरा जो पॉइंट है मेरा, दूसरा कौन सा पॉइंट है मेरे भाई,
कि ये समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनमें कम पाया जाता है, क्योंकि समुद्र के अंदर एक शैवाल पाई जाती है, उस शैवाल का नाम है लेमिनेरिया। कौन सी शैवाल होती है मेरे भाई? लेमिनेरिया। कौन सी शैवाल पाई जाएगी? लेमिनेरिया शैवाल होती है। इस बात को आप क्लियरली ध्यान। कौन सी शैवाल होती है मेरे भाई? लेमिनेरिया नामक एक शैवाल होती है। इस बात को आप क्लियरली ध्यान में रख लें। लेमिनेरिया एक शैवाल होती है, ठीक है मेरे भाई? कौन सी शैवाल होती है? लेमिनेरिया, ठीक है। और उस शैवाल क्या भूरी शैवाल होती है, और इसके अंदर क्या होता है? आयोडीन होता है। मतलब ये किसकी सप्लीमेंट है? आयोडीन की सप्लीमेंट होती है, आयोडीन की पूर्ति करने का कार्य करती है। इस प्रकार हाशीमोटो रोग को थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है, क्योंकि सुसाइडल ग्लैंड, इसलिए थायराइड को एक नाम दिया गया है मेरे भाई, सुसाइडल ग्लैंड, मतलब खुद सुसाइड कर लेती है, आत्मघाती ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड संबंधी अनियमितता पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होती है। मैंने अभी आपको समझाया कि ये पुरुषों में कम होता है और महिलाओं में ये रोग ज्यादा होता है। पर आप देखना, जब महिलाएं गर्भवती रहती है तब भी उनके अंदर ये चेक किया जाता है कि आयोडीन का लेवल क्या है। आउट उदम, अदम एपल, जिसे तकनीकी रूप से लेरिंगल प्रोमिनेंस के नाम से भी जाना जाता है, यह पुरुष स्त्री दोनों में पाया जाता है, परंतु पुरुषों में काफी स्पष्ट होता है। यह थायराइड उपास्थि जो गर्दन को घेरे रखता है, ऊपर एक भाग थायराइड ग्रंथि यहाँ होती है, जिसका गला फूल जाता है ना, गला, कुछ लोगों का गला ऐसे फूल जाता है, इसका मतलब उसको गलगंडे और कौन सा रोग हो गया बेटा? घेंगा रोग हो गया। अगला क्वेश्चन, मेलाटोनिन। आप मुझे बताओ इस मेलाटोनिन का मतलब क्या है? मेलाटोनिन कौन सा है मेरे भाई? मेलाटोनिन। देखो, मेलाटोनिन का मुख्य कार्य त्वचा वर्णक मतलब स्किन पिगमेंट मेलानिन के संश्लेषण को कंट्रोल करना है, सोने और जगाने के चक्र तथा शरीर की बायोलॉजिकल रिथम्स को बनाए रखना है। मेलाटोनिन जो है एक त्वचा का पिगमेंट होता है, और मेलानिन के संश्लेषण को कंट्रोल करना, सोने और जगाने के चक्र तथा शरीर की जैविक क्रियाओं को बनाए रखना किस नाम से जाना जाता है? मेलाटोनिन के नाम से जाना जाता है। तो सीधी सी बात है, स्किन पिगमेंट, बायोलॉजिकल रिथम, ऐसी जो चीजों की हम चर्चा करते हैं, तो जो मेलाटोनिन है इसका मुख्य कार्य है स्किन पिगमेंट या मेलानिन के संश्लेषण को कंट्रोल करना है, सोने और जगाने के चक्र या शरीर की जो बायोलॉजिकली रिथम जो है उनको बनाए रखना इसका कार्य होता है। तो मेलाटोनिन क्या है? एक स्किन पिगमेंट है। क्या है दोस्तों? ये एक स्किन पिगमेंट है, इस बात को आप ध्यान। नेक्स्ट, यह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन मिलेनोसाइट स्टुमुलेटिंग हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। जो एक पीयूष ग्रंथि जो होती है वो एक हार्मोन स्रावित करती है, एमएसएच, मिलेनोसाइट स्टुमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट स्टुमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच जो हार्मोन है वो मिलेनोसाइट स्टुमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टुमुलेटिंग हार्मोन है एमएसएच। ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है जो एमएसएच, ये इस तरह का हार्मोन है एमएसएच। बात क्लियर होगी मेरे भाई? अगला पॉइंट, ध्यान रखना, मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो त्वचा, आंख, बाल, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आदि में पाया जाता है। ध्यान रखना, जो मेलानिन जो वर्णक है, एक तो त्वचा में पाया जाएगा, आंख में पाया जाएगा मेरे भाई, बालों में पाया जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाया जाएगा, एवं इसके रंग को निर्धारित करता है। जबकि मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो मुख्यतः रेटिना और पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। यह शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करता है, यह शरीर की जैविक घड़ी को भी नियंत्रित करता है। इस बात को आप ध्यान, तो बायोलॉजिकल जो क्लॉक है उसको भी कंट्रोल करता है कौन? मेलेनिन। मेलाटोनिन जो होता है, और मेलेनिन तो एक पिगमेंट होता है जो आंख, त्वचा, कान या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, जबकि पीनियल ग्रंथि, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, इसको ये क्या करता है दोस्तों? कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन, सेरोटोनिन। बेटा ध्यान रखना, ये मैं ऐसे बता रहा हूं, ऐसे ही पूछे जाएंगे एग्जाम में।
सेरोटोनिन क्या होता है? यह एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है। कैसा है मेरे भाई? न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान तथा रक्त वाहिकाओं को सिकोड़कर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रक्तदाब बढ़ाने का कार्य करता है। यह मानव मनोदशा को प्राकृतिक रूप से कंट्रोल करता है। आप मुझे आंसर बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का। बेटा सुनो, सेरोटोनिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है जो तंत्रिका सेल्स होती हैं उनके बीच सूचनाओं का क्या करता है? आदान प्रदान करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तथा रक्त वाहिकों को सिकोड़कर रक्तदाब बढ़ाने का काम करता है। अगर आपसे पूछना है कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम कौन करता है तो आप कह सकते हो सेरोटोनिन। या तंत्रिकाओं में सूचनाओं को भेजता है तो सेरोटोनिन। ये मानव मनोदशा को प्राकृतिक रूप से कंट्रोल करता है। हमारा मतलब जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, वो उन सब चीजों पर डिपेंड है। ये मानव मनोदशा को प्राकृतिक रूप से क्या करता है दोस्तों? कंट्रोल भी करता है। इस बात को ध्यान रख लेना। ये कौन सा है मेरे भाई? सेरोटोनिन। ध्यान रखना बेटा, ब्लड प्रेशर इनको बढ़ाता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस, इसको ध्यान रखें, कुछ लिखा हुआ है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियो का मतलब होता है अस्थि। अस्थियों में होने वाला दर्द युक्त जीवाणु संक्रमण होता है। भाई अस्थियों में हमारे काफी बार क्या होता है, घुटनों वगैरह में यहाँ जगह दर्द होता है, वो किसके कारण होता है? सुनो, अस्थियों में होने वाला दर्द युक्त जीवाणु संक्रमण होता है स्टेफाइलोकोकस नामक जीवाणु द्वारा। कौन से जीवाणु का संक्रमण होता है बेटा? स्टेफाइलोकोकस। कौन से जीवाणु का संक्रमण होता है मेरे भाई? स्टेफाइलो जो कोकस है उस जीवाणु का क्या होता है दोस्तों? संक्रमण होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अस्थि फीमर होती है, मतलब जांग की हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि जो होती है वो तो होती है मेरे भाई फीमर। आप जानते होंगे फीमर जो है ये सबसे बड़ी होती है, जो कि जांग की सबसे अस्थि होती है। और सबसे छोटी होती है कान की स्टेपीज। कान के अंदर 3 पाई जाती है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ये जो 3 अस्थियां हैं ये किसमें पाई जाती है मेरे भाई? ईयर, कान में पाई। बात क्लियर होगी? ईयर यानी कान के अंदर ये अस्थियां पाई जाती हैं, बात को ध्यान रखना। अब अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं तथा मांसपेशियों, देखो अस्थि मतलब बोन टू बोन, तो बोन टू बोन तो लिगामेंट, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट, और बोन टू मसल्स टेंडन। बेटा अस्थि से जो मांसपेशियों को जोड़ेगा वो तो टेंडन है, अस्थि से अस्थि को जोड़ेगा वो लिगामेंट है। अस्थि से अस्थि को जोड़ो लिगामेंट, तथा मांसपेशियों को अस्थि से जोड़े टेंडन कहते हैं। बात क्लियर होगी कि अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट तथा अस्थि और मांसपेशी के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रख लेना। इस बात को आप क्लियर ध्यान रखना कि वो क्या कह रहा है कि अस्थि से अस्थि को यदि जोड़ना है तो वो लिगामेंट है। और आपको पता है कि जो हड्डियों में जो दर्द होता है वो स्टेफाइलोकोकस नामक जीवाणु के द्वारा। एक स्टोफाइलोकोकस नामक जीवाणु होता है जिसका जब संक्रमण हो जाता है हड्डियों में तो हमारे रात वगैरह हम सोते हैं तो मालिश वगैरह करनी पड़ती है, तब जाके वो दर्द शांत होता है, वरना वो दर्द होता है जिसे स्टोमाइलोटिस कहते हैं। और अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट, और अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है वो कौन सा है मेरे भाई? टेंडन। बात हो गई क्लियर। अगला भाई, जान फुलक जिसका दूसरा नाम पटेला भी है। पटेला होता है ना घुटने के ऊपर पटेला। प्रत्येक घुटने पर सामने की ओर स्थित एक छोटी त्रिकोणाकार हुंडी होती है जिसे की निब भी कहते हैं, नी कैप भी कहते हैं। यह घुटने की संधि की सुरक्षा करती है, इसे मोड़ने में सहायता करती है। ऐसी हड्डियां सिस्माइड हड्डी कहलाती है। पटेला सबसे बड़ी सिस्माइड हड्डी होती है जो मूवमेंट में कार्य करे। ध्यान रखना, सिस्माइड हड्डी उसे कहते हैं जो मोशन में कार्य करे, मतलब जो मूवमेंट में कार्य करे, जो मूवमेंट में कार्य करे, जो मोशन में काम करे। पटेला जो है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। पटेला जो है ना वो कैसी हड्डी होती है दोस्तों? सबसे बड़ी हड्डी होती है। सिस्माइड की सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी मेरे भाई? पटेला। महारंध्र द्वारा कपाल में होता है, महारंध्र द्वारा कपाल में होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो पटेला जो है वो सबसे बड़ी सिस्माइड हड्डी होती है जो रोटेशन में भी कार्य करती है। और जो हड्डियां रोटेशन में काम करती हैं तो ध्यान रख लेना सबसे बड़ी सिस्माइड हड्डी पटेला होती है जो कि मूवमेंट में काम करती है। अगला, लसिका या लिम्फ क्या होते हैं?
देखो लसिका ग्रंथियां जो रुधिर के समय काम आती हैं और मेनली इन पे काम करती हैं WBC के कारण। लसिका रुधिर वाहिनियां तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो सीधी सी बात है कि ये तो ब्लड वेसल्स हैं तथा ऊतक ये टिश्यूज हैं। ध्यान समझना, चीज को समझना मैं क्या कह रहा हूं। ये तो टिश्यू है और ये जो है ये ब्लड वेसल्स हैं और इनके बीच में ये जो गैप मिलता है इसमें क्या होती है, हमारे लिम्फ होते हैं। इधर टिश्यू, ब्लड वेसल्स और बीच में कौन हो गया, लिम्फ। लसिका रुधिर वाहिनियां ऊतकों के मध्य खाली स्थान में रंगीन होती हैं। रुधिर प्लाज्मा रुधिर कोशिकाओं की पतली दीवार से छनकर ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। इस छने हुए द्रव को लिम्फ या ऊतक द्रव कहते हैं। लिम्फ जो है लसिका रुधिर वाहिनियां तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। रुधिर प्लाज्मा रुधिर कोशिकाओं की पतली दीवार से छनकर ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। इस छने हुए द्रव को लिम्फ या टिश्यू कहते हैं। इस छने हुए द्रव को क्या कहते हैं, लिम्फ या टिश्यू कहते हैं। मेरे भाई ध्यान रखना, लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती। मैंने कहा ना कि लसिका के अंदर मुख्यतः जो होती हैं वो कौन होती हैं, WBC। लिम्फ के अंदर जो उनका मेन काम होता है वो कौन सी है मेरे भाई, WBC। और इसमें WBC की अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अंदर जो WBC होती है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें वास्तविकता में जो मेन काम होता है वो किसका होता है मेरे भाई, WBC का होता है, तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना कि लिम्फ के अंदर RBC नहीं होती, क्या होती है मेरे भाई, WBC। तो बात क्लियर, ऑल क्लियर है ना, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक तरफ ब्लड वेसल्स, एक तरफ टिश्यू और बीच वाला जो गैप होता है उसमें कौन पाई जाती है मेरे भाई, लिम्फ पाई जाती है। बात क्लियर होगी मेरे भाई। चलो अगला, इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इसमें इस बात को ध्यान रखना कि इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। भाई लिम्फ के अंदर WBC है। अब लिम्फ के फंक्शन ऑफ लिम्फ अगर आपसे पूछे लसिका के कार्य क्या है तो आप बताना, ये कोशिका ऊतक से कार्बन मोनोऑक्साइड अन्य हानिकारक पदार्थ को लेकर रुधिर तक पहुंचाता है। ये कोशिका ऊतक जो होते हैं ना, सेल्स या टिश्यू जो होते हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको निकालकर रुधिर में पहुंचाता है और रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन के द्वारा वो कहाँ निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बाहर। कोशिका तक पोषक तत्व जैसे गैस, हार्मोन, एंजाइम आदि को पहुंचाने का कार्य करते हैं। लसिका अंग एवं लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है जो जीवाणु का क्या करती हैं, भक्षण करती है, मतलब प्रतिजन का क्या करती हैं, भक्षण करती है। अगला, यह कोमल अंगों की रक्षा करने, उन्हें रगड़ से बचाने में सहायक है। मनुष्य में शुद्ध अशुद्ध रक्त अलग अलग प्रवाहित होता है, अतः मनुष्य में दोहरा रुधिर परिवहन पथ पाया जाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम डबल होता है ना। अगला, एडिपोज टिश्यू या वसा ऊतक क्या होते हैं। देखो एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, ये त्वचा के नीचे किडनी के चारों तरफ वसा कोशिकाओं के रूप में संग्रहित पाता है। ये वसा का संश्लेषण संग्रहण उपापचय करते हैं। ये वसा का संश्लेषण करते हैं, संग्रहण करते हैं एवं उपापचय करते हैं, कौन, एडिपोज टिश्यू। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले स्तनधारियों को ताप क्षय से बचाते हैं। जो ध्रुवों पर रहते हैं वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, तो उन लोगों को वसा जो होती है ये टेम्परेचर डिग्रेडेशन से बचाता है, कि लोगों का टेम्परेचर कम, बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करने का जो काम करता है वो एडिपोज टिश्यू होता है। इसी तरीके से व्हाइट टिश्यू होते हैं, ये स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं या स्कूल बोन्स के बीच इनकी उपस्थिति ने अचल बना देती है, हलने नहीं देती, अचल बनाने का काम करते हैं। स्किल बोन के बीच इनकी उपस्थिति अचल बनाती है। टेंडन क्या होता है, ये घना मजबूत फिलामेंटेड टिश्यू है जो मांसपेशियों को अस्थि तथा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। ऐसे होता है लिगामेंट, ये भी क्या करता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, मतलब जॉइंटों को जोड़ने का, मूवमेंट करने का, आसानी से घुमाने में क्या करता है, मदद करता है दोस्तों। राइबोसोम्स क्या होते हैं, अब देख लो, ये राइबो न्यूक्लिक RNA और प्रोटीन से बनी संरचना है जिन पर कोई आवरण नहीं पाया जाता। राइबोसोम्स जो होता है
इस पर क्या होता है दोस्तों, ये राइबोसोम जो होते हैं इन पर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता, ये बड़ी संरचनाएं होती है, अतः ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं, अंतःप्रदेश जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं, फिर अकेले गुच्छों में साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं। जंतु कोशिकाओं में इन्हें सर्वप्रथम जॉर्ज पेलेड नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, अतः इन्हें पेलेड कण भी, पेलेड पार्टिकल भी कहा जाता है। अतः इन्हें क्या कहते हैं, पेलेड पार्टिकल भी कहते हैं। इस बात को आप क्लियरली ध्यान रखना। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं और राइबोसोम का निर्माण केंद्रीय तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। बात क्लियर होगी मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान से रखना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बात क्लियर है ना, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम सूत्रकणिका बोलते हैं। ये जंतु कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनका निर्माण गोल्जी कार्यों में होता है तथा ये अतः कोशिकीय पाचन के मुख्य स्थान होते हैं। जो कोशिका का जो पाचन होता है, सेलुलर जो पाचन होता है, उसके ये दोस्तों क्या होते हैं, मुख्य स्थान होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कर कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण इन्हें सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली या पाचन थैली भी कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम एनिमल सेल्स होती है, खूब पाए जाते हैं और गोल्जी कार्यों के में होता है, तो कोशिका के पाचन के मुख्य स्थान होते हैं। कभी कभी लाइसोसोम क्या करता है, अपनी कोशिकाओं का भी पाचन करके कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण इन्हें सुसाइडल बैग या डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है। इन्हें आत्मघाती थैली या इसके नाम से जाना जाता है, पाचन थैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना मेरे भाई, इस बात को आप क्लियरली ध्यान में रखना। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई। चलो लास्ट है स्पिरोसोम। ये पादप कोशिका के लाइसोसोम कहे जाते हैं। ये वसा का संश्लेषण एवं संग्रहण करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना कि वसा का संश्लेषण एवं संग्रहण करने का जो कार्य है वो कौन करता है, स्पिरोसोम के द्वारा किए जाते हैं। तो ये पादप कोशिका के लाइसोसोम कहे जाते हैं और ये वसा का संश्लेषण संग्रहण स्थल होते हैं और ये सबसे छोटे माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पादप कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए कि पादप कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो एक बात को हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, स्फीरोसोम। पादप कोशिका का जो सबसे छोटा अंग है वो कौन सा है मेरे भाई, स्फीरोसोम है। पादप कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है मेरे भाई, स्फीरोसोम। ये वसा का संग्रहण करते हैं, वसा का संश्लेषण करते हैं और ये पादप कोशिका के लाइसोसोम कहे जाते हैं। ये बड़े होते हैं, बड़े ब्रॉड लेवल पे होते हैं। इन चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। तो क्या होता है स्पिरोसोम, क्या होते हैं राइबोसोम, कैसे काम करते हैं, इनके बारे में हमें पूर्णतः पता होना चाहिए कि कौन किस तरीके से कार्य करता है। बात क्लियर होगी दोस्तों। और आपको ध्यान रखना है, आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपने क्लास के साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों। आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें और आपके प्यार को हमारे लिए इसी तरीके से बनाए रखें। और नए साल में कुछ नए करने के लिए हम आए हैं, तो हम बहुत अच्छा करना है। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि आप बहुत अच्छा करें और बहुत ही बहुत अच्छा करें। मेरा मतलब समझो, बहुत ही बहुत अच्छा करें। अभी मैं चलता हूं दोस्तों, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।